हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी अकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 12 का ये फर्स्ट पार्ट है और उसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। पूरे चैप्टर को पार्ट 1 एंड 2 में हम कवर करने वाले हैं, पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन, एंड पार्ट 3 में क्वेश्चंस और जो उसके आंसर्स हैं उसको हम कवर करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन होता क्या है? ठीक है, तो लास्ट चैप्टर हमने फोर्स एंड प्रेशर का पढ़ा है, ये चैप्टर है फोर्स से रिलेटेड ही है ना। तो जब भी फोर्स होगा, जब भी तो ऑब्जेक्ट मूव करे, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे किसी सरफेस पर, तो वहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसका इंट्रो, उसके बाद हम बात करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, देखो कह रहे यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर, कोई ड्राइवर ऑफ अ कार और ट्रक, किसी भी कार या ट्रक का जो ड्राइवर है वो अपनी गाड़ी स्लो डाउन कर लेता है जब भी कभी सिग्नल आते हैं, या फिर आप बोझते हो अगर उसको रोकनी होती है तो वो क्या करता है, ब्रेक लगाता है और गाड़ी रुक जाती है। ट्रैफिक सिग्नल की बात करें या फिर कहीं और की। ठीक है, कह रहे यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल, जब भी आप साइकिल चला रहे होंगे तो साइकिल को आप जो है वो रोकते हैं तो क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो आपने कभी सोचा कि जो आप ब्रेक लगा रहे हो वो कैसे, मतलब वो कैसे वर्क कर रहा है, वो क्यों रुक जा रही गाड़ी साइकिल आपकी? ठीक है, whenever needed by applying brakes, have you ever thought why a bicycle slows down when brakes are applied? तो जब भी ब्रेक्स को हम अप्लाई करते हैं तो साइकिल क्यों रुक जाती है? नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर अ सरफेस। मान लो ये कोई हमारी सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, या हम उसको इस तरह से फोर्स लगा के उसको छोड़ दे रहे हैं तो ये आगे मूव करेगा, कुछ देर के बाद ये जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसा क्या होता है, क्यों रुक जाता है वो, है ना, इसकी बात कर रही है। नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट फाइनली इट स्टॉप्स। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? देखिए क्या लगा है कि वाई डू वी स्लिप्स व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील। ठीक है, तो बनाना का जो छिलका होता है उसके ऊपर अगर हमारा पैर पड़ जाता है तो हम कैसे जो है वो गिर जाते हैं। ठीक है, कैसे गिर जाता है? वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द स्मूथ एंड वेट। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में बाहर जब हम जाते हैं तो हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है चलना, है ना, फिसलना चाहिए, इसलिए तो वहां पर होता है क्या है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिस वजह से आप फिसल जाते हैं। फिर उस चीज के बारे में पूरी बात करेंगे। अब वाई फॉल्स डाउन व्हेन ही स्टेप्स ऑन द बनाना पील, तो ये बनाना पील के ऊपर इसका पैर रखा और ये यहाँ पर गिर गया। ठीक है, यू विल फाइंड द आंसर्स टू सच क्वेश्चन दिस चैप्टर। तो ये पूरा जो चैप्टर है इसमें यही सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर इनका आंसर ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, करें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। आप क्या बोल सकते हो? फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें कि ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को मैं समझा देता हूँ आपको। देखो ये एक्टिविटी है, अब इसमें क्या कर रहा है, ये जैसे आपकी टेबल है, टेबल पे जैसे ये बुक है, यहाँ पर ये बुक रखी है, आपने क्या करा, इधर से इसको पुश किया, है ना, इस तरह से आपने पुश किया, तो ये जो नोटबुक है ये थोड़ी दूर आगे जाएगी और उसके बाद रुक जाएगी। अब क्या करते हैं हम, एक बार इधर से क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इस पर पुश कर रहे हैं। इस वाले केस में इधर से पुश किया, यहाँ भी क्या होगा, थोड़ी दूर जाएगी और ये जो है वो रुक जाएगी। अब ऐसा क्या हो रहा है, क्यों रुक जा रही है? इसका मतलब इस पर कुछ ना कुछ एक्टिंग, देखो अगर ये हमने इधर फोर्स लगाया तो कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये रुक जा रहा है, और उसी फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, देखो हमने फोर्स इधर लगाया तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये, अब हमने फोर्स इधर लगाया तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन ये, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और कुछ देर के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसका मतलब ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, जो हम एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे, FEXT बोल दो, एक्सटर्नल फोर्स, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और वो हमेशा इसके मोशन को, अगर ये इधर जा रहा है तो इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दें, कह रहे यू सॉ दैट यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, जब हमने फोर्स लेफ्ट में अप्लाई किया, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अलोंग द राइट, तो फ्रिक्शनल अगर हमने फोर्स इधर लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा है वो इस साइड लग रहा है, मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। कह रहे इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, अगर आप फोर्स जो है वो राइट साइड में लगा रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा फ्रिक्शनल F है,
फोर्स मतलब एफ का मतलब यहाँ एक्सटर्नल है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। देन फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा है वो किधर है, लेफ्ट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो लग रहा है, ठीक है, लेफ्ट मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। देखें अब ध्यान दें, इन बोथ केसेस फोर्स अपोजेस, दोनों ही केसेस में फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बुक, तो बुक का जो मोशन है उसको अपोज कर रहा है, तभी तो वो रुक जा रही है। अगर आपका ये अपोजिट डायरेक्शन में मान लो नहीं लगेगा तो क्या होगी, ये बुक रुकेगी, नहीं रुकेगी ना, फिर तो वो बिल्कुल नहीं रुकेगी और बल्कि साथ में चली जाएगी, है ना, और आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कह रहे इन द एबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड सरफेस ऑफ द टेबल। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मान लो कि हमारा यहाँ पर कोई, ये क्या है, ये हमारा कोई, एक मिनट, यहाँ पर मैं इस तरह से, ये हमारा कोई सरफेस है। अब इस सरफेस पे हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, अब इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं इस साइड। तो यहाँ अगर ध्यान देंगे, मगर मैं इसको थोड़ा सा 3D में बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, देखो एक मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बना लो, ये पूरा हमारा क्या होगा, ये हमारी पूरी सरफेस हो गई। अब इस सरफेस पे ये बुक जो है वो रखी है, ठीक है, इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से ये बुक पूरी हमारी यहाँ पर रखी है। अब ये बुक पे देखो, इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो ये वाला, ये यहीं पर तो रखी। तो यहाँ देखें तो फोर्स अगर हम इधर लगा रहे हैं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो यहाँ पर लगेगा, जो इसकी कॉन्टैक्ट है, मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस तो हमारा ये वाला है, नीचे वाला। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का, ये देखो, तो ये वाली जो नीचे वाली जो सरफेस है, ये तो कॉन्टैक्ट में, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं कि इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल सर्फेसेस, कह रहे हैं कि हर सरफेस के लिए सेम होता है, या फिर डज इट डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। तो ये आंसर करेक्ट है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्मूथनेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, किस पे, स्मूथनेस पे डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा चिकनी सरफेस होगी उतना कम फ्रिक्शन लगेगा, जितनी ज़्यादा खुरदरी होगी उतना कम। फॉर एग्जाम्पल से आप साइकिल चलाते हैं और आपने एकदम गुड रोड पे चलाया, मतलब बहुत अच्छी रोड पे अगर आप साइकिल चला रहे हो तो बहुत आसानी से साइकिल चलेगी। मान लो आप ऊबड़ खाबड़ रोड पे जहाँ गड्ढे उड्ढे बहुत सारे हैं वहाँ पर आप चलाएं, तो यहाँ पर होगा क्या कि आपकी साइकिल की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होगी, और क्या होगा कि आपकी साइकिल में जो है वो आपकी साइकिल की स्पीड उतनी नहीं होगी, और वहाँ पर क्या होगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसी स्पीड से चलने के लिए, ठीक है। चलिए हम ये देख लेते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। एक्टिविटी तो 12.2 में सारी एक्टिविटी पढ़ते हैं आराम आराम से, ठीक है। कहना टाई द स्ट्रिंग अराउंड द ब्रिक, ये आपकी ब्रिक है ना, ईंट है। पुल द ब्रिक बाई अ स्प्रिंग बैलेंस, हम स्प्रिंग बैलेंस से यहाँ पर जो पुल कर रहे हैं, इससे स्प्रिंग बैलेंस आपको क्या बता देगा, फोर्स बता देगा, ठीक है, क्या बता देगा, फोर्स। कह रहे स्प्रिंग बैलेंस, यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना तभी तो इधर को मूव करेगी। कह रहे यू नीड टू सप्लाई सम फोर्स, नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन यू ब्रिंग जस्ट बिगिंस टू मूव। तो जब ये जस्ट मूव करने लायक हो, जैसे ही ये मूव करने लायक हो तुरंत इसकी रीडिंग आप मेजर कर लें कि कितनी रीडिंग, तो ये दी है यहाँ पर, है ना, 100 तक यहाँ दिखा रहे हैं रीडिंग। तो उस रीडिंग को आप मेजर कर लें कि जैसे ही मूव करने लायक हो तुरंत, है ना, उस समय की बात हो रही है। करें इट गिव्स यू मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये वो देख दो जैसे ही ये मूव करेगा उस समय की रीडिंग है, जब ये मूव करने लगेगा तब क्या है, तो ये आपको बता देगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, कितना फोर्स मिनिमम चाहिए इसको खींचने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो उस फोर्स को, इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा साइड, और इसी फोर्स को हम कहेंगे फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक्स एंड फ्लोर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि नाउ रैप द पीस, अब हम इसी ईंट पर क्या करें, एक पॉलीथीन चारों तरफ से लगा दें, क्या लगा दें, पॉलीथीन में इसको रैप अप कर लें। तो पॉलीथीन से होगा क्या, चिकना हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना, वेट उसका उतना ही, लेकिन इसकी जो सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस, वो क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी, डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग, यस। अब जो रीडिंग आएगी वो पहले के मुकाबले कम आएगी, मतलब अब हमें जो फोर्स है वो कम लग रहा है, ठीक है, उतना फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव 2 केसेस, व्हाट माइट बी द रीजन, रीजन क्या होगा, वो कॉन्टैक्ट सरफेस की स्मूथनेस पर डिपेंड करेगा, किस पे, कॉन्टैक्ट सरफेस की जो स्मूथनेस है उस पर डिपेंड करेगा। तो जो ये दोनों कॉन्टैक्ट हो रहे हैं उसमें होगा क्या, उनके बीच का फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा और आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। फॉर द डिफरेंस रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट
बैग, अब कह रहे हैं कि अब आप क्या करो कि जूट बैग काफ़ी खुरदरा होता है, उसको आप लपेटें, रैपअप करें। तो जब उससे रैपिंग करेंगे तो अब जो फोर्स होगा वो और ज़्यादा लगेगा आपको, क्योंकि अब फ्रिक्शनल फोर्स आपने बढ़ा दिया, जो उसकी स्मूथनेस थी उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया और रफ हो गया उसके कॉन्टैक्ट सरफेस, है ना। अब देखो यहाँ बात करें स्प्रिंग बैलेंस, व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस, तो उसके बारे में कुछ दिया है। स्प्रिंग बैलेंस इज डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। तो स्प्रिंग बैलेंस से हम क्या करते हैं, फोर्स मेजर करते हैं। तो अगर वो एमसीक्यू में आए कि स्प्रिंग बैलेंस, व्हाई डू वी यूज स्प्रिंग बैलेंस, तो इसका यूज होगा फोर्स मेजरमेंट के लिए होगा। किसके लिए, फोर्स मेजरमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड स्प्रिंग, इसके अंदर कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट स्ट्रेच्ड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंटर है और ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें कि पॉइंटर मूविंग ग्रेजुएटेड स्केल, द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो जो रीडिंग होती है वो क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बताएगी, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी उसको देख लेते हैं, एक्टिविटी 12.3, मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन द स्मूथ फ्लोर। तो स्मूथ फ्लोर पर आप क्या बनाएंगे, एक इंक्लाइंड प्लेन बना लो। देखो कुछ इस तरह का है ना, जैसे मान लो मैंने ये एक इंक्लाइंड प्लेन बना लिया इस तरह का, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा दो इस तरह से। तो अगर आप यहाँ पर आप कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, वो इस तरह से आएगा और यहाँ जाके ऐसे मूव कर जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, है ना, और भी आगे तक जा सकता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि जो इसके कॉन्टैक्ट सरफेस है उसका सिस्टम कैसा है, मतलब वो कॉन्टैक्ट जो सरफेस है वो कितनी ज़्यादा स्मूथ है, कितनी ज़्यादा रफ है, ठीक है। करें ऑन द टेबल यू मे यूज अ वुडन बोर्ड, वुडन बोर्ड यूज का सपोर्टेड बाई ब्रिक्स और बुक्स, ठीक है। पुट अ मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट ए। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज की, ये बच्चा है। अब यहाँ पर इन्होंने ये इंक्लाइंड प्लेन बना दिया बुक की हेल्प से, है ना। वैसे तो आपके पास इंक्लाइंड प्लेन नहीं होगा, यहाँ बुक रखो और ये आपने क्या कर दिया, एक आपने अपना बोर्ड रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने मार्क के लगा दिया और यहाँ से आपने इसको छोड़ा और उसके बाद होगा क्या, ये यहाँ चला गया, है ना ये। अब ये देखें ये क्या है, टेबल की सरफेस है, क्या ये टेबल की सरफेस, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारी टेबल की सरफेस है। तो ये क्या होगी, स्मूथ होगी, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगी नहीं होगी। तो यहाँ पर इसीलिए ये कहाँ चला गया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक आप जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लें। अब सेम एक्टिविटी हम कब कर रहे हैं, जब हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर ये कपड़ा बिछा रखा है ना। तो इस कपड़े की वजह से ये क्या होगी, ये जो सरफेस है वो काफ़ी क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी, है ना, रफ होगी तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा। अब देखो वो कह रहा है इसने वहीं ए पॉइंट से दोबारा इसने वही सेम एक्टिविटी की। अब ये जो सेल है वो जो है वो यहाँ तक है, हम इसको वाई मान लेते हैं। तो कौन सी डिस्टेंस आता है, तो यहाँ पर एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई है नहीं है, मतलब यहाँ पर स्मूथ सरफेस थी तो ज़्यादा दूर तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये दूर तक क्यों जा रहा है, ये बताइए। ये दूर तक इसलिए जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर जो बैक साइड में जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि मोशन इस साइड में, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बैक साइड में लगेगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स हमारा जो है वो बैक साइड में जो लग रहा है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है जितना उसको लगना चाहिए इस केस में जो लग रहा है। इस केस में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तभी तो वो जल्दी रोक दे रहा है उसको, अदरवाइज वो रोक ही नहीं पाता, है ना। चलिए कह रहे रिपीट दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है बाय स्प्रेडिंग द थिन लेयर ऑफ ये सैंड, है ना। हाँ मतलब आप जो है वो ये ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं, इसकी जगह आप और भी खुरदरा ले सकते हैं, है ना। तो आप क्या देखेंगे कि और भी, मान लो इसकी जगह मैंने और भी, जैसे मान लो कि मैंने जूट बैग ले लिया, अब ये इतना दूर भी नहीं जाएगा, है ना, और पास जाके खत्म रुक जाएगा। कह रहे इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड मिनिमम, तो मिनिमम किस केस में होगी, जिसमें ज़्यादा रफ आपने कर रखा है। वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, हर टाइम में अलग अलग क्यों होती है। ट्राई टू रीजन वाई, डिस्कस द रिजल्ट, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सरफेस की वजह से हो रहा है, ठीक है। करेक्ट, डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव्स, यस बिल्कुल सही बात है कि जिस सरफेस पे सेल मूव कर रहा है उस सरफेस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना दूर जाएगा। करेक्ट, कुड द स्मूथनेस, जो सरफेस की जो स्मूथनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना, ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट, यस बिल्कुल सही बात है ना। कहने की आई शैल ट्राई द एक्टिविटी बाई रैपिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल। अब आप सेल पेपर के अराउंड जो है वो रैपिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर आप लगा दें उस पर, है ना, और फिर उसको छोड़े तो उसमें जो होगा वो डिफरेंट डिस्टेंस आएगी।
तो जब जब आप कॉन्टैक्ट सरफेस को, जो कॉन्टैक्ट सरफेस का नेचर चेंज करोगे, तब तब क्या होगा कि आपका जो मोशन है उसमें फर्क आएगा, है ना। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज, तो फ्रिक्शन जो होगा ना, जो सरफेस के अंदर जो रेगुलरिटीज है ना इस तरह से, तो उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मोशन इधर है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये आपका एक सरफेस है ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सरफेस हो गया, ठीक है। अब इस सरफेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट सरफेस, ये नीचे वाला कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया, नहीं हो गया नीचे वाला। अब ये हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो इसकी मतलब इस ब्लॉक की नीचे वाली सरफेस और ये जो है, ये जो नीचे ये वाला है ना वाइट वाला, इसकी सरफेस, तो जो ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा वो किस तरह की है। अगर वो ज़्यादा स्मूथ है तो आपका मोशन जो है वो इजीली हो जाएगा। अगर वो स्मूथ नहीं है, अगर वो आपकी क्या है ज़्यादा रफ है, देन क्या होगा, मोशन डिफिकल्ट होगा, ठीक है। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट वो ज़्यादा करेगा। इवन दो सरफेस विच अपीयर्स वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज। तो आप सरफेस को कितना भी चिकना कर लें, मतलब जो स्मूथ सरफेस होती है उसके अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती है ना, क्या क्या होती है, इरेगुलरिटीज होंगी उसके अंदर। ऑन देम इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लुक इनटू वन अनदर। When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome. हमें जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इंटरलॉकिंग है ना, ओवरकम इंटरलॉकिंग आप समझ रहे हैं। जैसे यहाँ अगर आप इसको देखें, इस चीज को, ये ऊपर वाला जो है ना वो किसका है, ये बुक जो है, बुक की सरफेस ऊपर वाली, और जो नीचे वाली जो सरफेस है ये वाली किसकी सरफेस है, इस टेबल की सरफेस है ना। तो हमने क्या किया, ये छोटा सा एरिया यहाँ से इसको जूम आउट कर लिया है ना, जूम कर लिया, तो आपको इस तरह का दिख रहा है ये। तो इतनी सारी, अगर आप उसको करीब से देखोगे तो ऐसी रेगुलरिटी देखेंगे, इस तरह की होती है, वो आपको ऐसे दिखेंगे नहीं। आप अगर ऐसे देख रहे हैं आप नॉर्मली अपनी आंखों से तो नहीं देखेंगे, बट यहाँ देखें आप, अगर उसको माइक्रोस्कोप से या फिर लेंस से देखने की कोशिश करें तो आपको आराम से दिख जाएंगी। ऑन रफ सर्फेसेस देयर आर लार्जर नंबर ऑफ रेगुलरिटीज। अगर ये सलमाइका या प्लाई ना हो तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल जो है वो टेबल ले लें उसमें ज़्यादा होंगी, है ना, और ज़्यादा होंगी। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। तो जैसे जैसे रफ सरफेस इन्वॉल्व होती जाएगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा, है ना। जैसे जैसे स्मूथनेस आएगी आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाई इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम आप याद कर लें कि फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाई इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन टू सर्फेसेस। एकदम से आप इसको मेमोराइज कर लें, है ना, एकदम एग्जैक्ट आप याद कर लें। इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सर्फेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। जब दो सरफेस को हम हार्डर प्रेस करेंगे, है ना, तो उसमें होगा क्या, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाई ट्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग। जैसे मैट होती है, मैट के ऊपर कोई नहीं बैठा और आप खींच रहे हो तो आप बहुत ही आसानी से उसको खींच लोगे। लेकिन अगर उसके ऊपर आपने कोई बैठा दिया या कोई भी सामान रख दिया उसके ऊपर, तो आप जब खींचोगे तो बहुत मुश्किल होगी उसको खींचने में, ठीक है। एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, ठीक है। कैन रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। जब हम किसी हैवी बॉक्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर रहे हैं, कह रहे हैं इफ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस गेट एक्सपीरियंस नाउ। व्हाट इज ईजियर, कब ईजियर होगा, जब नीचे वाली, जैसे ये हैवी बॉक्स है, इस हैवी बॉक्स को आप जो है वो मूव करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं आप, मूव करा रहे हैं इस हैवी बॉक्स को, ठीक है। अब इस हैवी बॉक्स, अगर ये नीचे वाला जो फर्श है अगर वो बहुत चिकना है ना, अगर वो फोर्स बहुत चिकना है तो यहाँ पर होगा क्या, देखो ये जो बॉक्स है, अगर ये बॉक्स रेस्ट कंडीशन में और रेस्ट कंडीशन से आप जो है इसको मूव करा रहे हैं तब तो इसको थोड़ा मुश्किल होगा। और ये ऑलरेडी मूविंग कंडीशन में आप उसमें फोर्स लगा रहे हैं तो बहुत आसानी से वो मूव करा सकते हैं, ठीक है। टू मूव द बॉक्स फ्रॉम द रेस्ट और टू मूव व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन। जब ये ऑलरेडी इन मोशन में होगा तो इसको मूव कराना बहुत आसान होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लें।
कह रहे द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट अ इंस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट टू मेजर द स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जैसे मान लो कोई हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किस में, रेस्ट कंडीशन में। ये किस कंडीशन में, ये रेस्ट कंडीशन में। और रेस्ट कंडीशन से जब आप उसको मोशन में लेके आ रहे हैं, मतलब रेस्ट से जैसे ही मोशन में जा रहा है, तो पहले कुछ ना कुछ आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पहले अगर मान लो इसको 5 न्यूटन की ज़रूरत है, तो 5 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत है इसको। आपने क्या किया, आपने पहले 4 न्यूटन लगाया तो ये बॉक्स मूव नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन आपको 5 न्यूटन लगाना ही पड़ेगा, है ना, तभी ये मूव करेगा। तो वो जो फोर्स है अपोज, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो दो फ्रिक्शन है यहाँ पर, कौन से, स्टैटिक, दूसरा कौन सा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका ज्यादा होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका क्या हो गया, यहाँ पर सबसे ज्यादा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, समझ रहे हैं आप। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका ज्यादा हो गया, और दूसरा जो है आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो आपका कम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो आगे देख लेते हैं कि व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉग इनटू द कॉन्टैक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ये ऑलरेडी मूविंग कंडीशन में होगा तो जो इंटरलॉक हो जाता है ना, इंटरलॉक जो हो जाता है उसको इतना इनफ टाइम नहीं मिलेगा और वो इंटरलॉक नहीं होगा, और क्या हो जाएगा कि वो मूव करता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें स्लाइडिंग फोर्स की, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसकी उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है। पॉइंट ऑफ फ्लो, सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो याद रखना, आप हमेशा याद रखना। एंड यू फाइंड समवॉट ईजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन अ मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड। तो दो तरह के अभी तक फ्रिक्शन में पढ़े, एक स्टैटिक पढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और दूसरा जो फ्रिक्शन हमने पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा पढ़ा हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहां पर बात करें कि फ्रिक्शन आ नेसेसरी एविल, क्या है, एक नेसेसरी एविल है। कैन रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, इट इज इजियर टू होल्ड अ कुल्हार, है ना, ईस्टर्न पॉट, ठीक है, कुल्हार कह रहे ईस्ट अर्थन पॉट और अ ग्लास टम्बलर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कौन आसान होगा, जो कुल्हड़ होता है ना, कुल्हड़ तो उसको पकड़ना आसान होगा, उसको जो है होल्ड करना आसान होगा, या ग्लास टम्बलर को। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी, उसकी आउटर सरफेस चिकनी है काफी, है ना, तो इसका मतलब उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स हो काफी कम लगेगा, वो होगा, स्लिप हो जाएगा वो आसानी से। और हैज अ फिल्म ऑन द कुकिंग ऑयल ऑन इट, वुड इट बिकम ईजियर टू और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट, जस्ट थिंक, would it be possible to hold the glass at all if there is no friction। अगर वहां पर कोई फ्रिक्शन ना हो तो आप बताएं कि ग्लास को होल्ड करना पॉसिबल है, नहीं है, ग्लास जो है वो तुरंत गिर जाएगा, आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मूव ऑन द वेट मडी ट्रैक। जो मडी ट्रैक होता है, जो चिकनी मिट्टी होती है, अब आपको पता है कि वहां पर जब पैर रखेंगे तो आप फिसल जाते हैं बारिश के टाइम में। और वेट मार्बल फ्लोर आ गया, फिर कोई चिकनी सी मार्बल फ्लोर है और वो गीली है, इस पर ऑयल वगैरह गिर गया, उस पर पैर रखेंगे आप तुरंत गिर जाएंगे। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर वहां पर कोई भी फ्रिक्शन ना हो तो क्या आप जो है वो वहां पर चल पाएंगे, मतलब उस पर आप मूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जो जैसे आप मान लो कि क्या होता है वो, आप बोल सकते हो कि बर्फ है, अगर बर्फ के ऊपर अगर आप मूव करेंगे, है ना, तो क्या आप जो है वो चल पाएंगे, उस पर नहीं चल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या फ्रिक्शन लेस हो जाता है। आ नेल इज फिक्स्ड इन द वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। यू कुड नॉट राइट विद अ पेन और पेंसिल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप ना तो लिख पाएंगे पेन से या फिर पेंसिल से, तो पेंसिल और पेन से आप लिख ही नहीं सकते, ठीक है। वेन योर टीचर इज राइटिंग विद अ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड पे जो लिख पा रहे हैं, मतलब ब्लैक बोर्ड पे जो टीचर लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड पे हम बात करें चाहे ब्लैक बोर्ड की बात करें, है ना, उस पर जो हम लिख रहे हैं वो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। इज रफ सरफेस रब्स
of some chalk particles which stick to the blackboard. Could it happen if there is no friction between the chalk and board? बोर्ड और चाक के बीच में, अगर चौक के बीच में कोई भी अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो ये पॉसिबिलिटी थी नहीं. If an object started moving, it would never stop if there is no friction. अगर मान लो कि यहाँ पर मैंने बॉल को जो है वो ऐसे फोर्स लगा के छोड़ दिया, अगर इसकी ये कॉन्टैक्ट सरफेस है ये वाली है ना, अगर इस कॉन्टैक्ट सरफेस की बात करूँ तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस पर अगर फ्रिक्शन अगर अपोजिट डायरेक्शन में ना लगे तो आप ये मान के चलो अगर नहीं लगेगा तो ये बॉल कभी रुकेगी नहीं, ये हमेशा के लिए चलती रहेगी, हमेशा. ये इनफाइनाइट आप इसको अगर छोड़ देंगे तो ये चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है. ठीक है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं. हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड, they could not be started or stopped or turned to change the direction of the motion. देखो, अगर जो टायर है और जो रोड है अगर उनके बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो फिर आपका ये मोशन है, ये जो जितने भी मोटरसाइकिल वगैरह इनको चलाना नामुमकिन था, आप इनको चला ही नहीं पाते. ठीक है, कह रहे यू कुड नॉट फिक्स द नेल इन द वॉल और टाई अ नॉट. ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड. विदाउट फ्रिक्शन आप कोई भी बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते थे. ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें आप अपने जूतों की जो नीचे वाली सोल अगर आप देखेंगे ना वो भी थोड़ी सी कटी होती है ना, कभी देखना आप ध्यान से, तो वो नीचे क्या होती है ग्रिप के लिए होती है, जिससे कि फ्रिक्शन जो है वो आपका कंटिन्यू रहे. ठीक है, सोल्स ऑफ द शूज बियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन. ठीक है, अब यहाँ पर अगर यहाँ देखें तो ये जो है वो पूरा क्या हो गया, घिस गया है. मतलब आप बोल सकते हो कि ये पूरा वियर आउट हो गया, मतलब पूरा साफ हो गया, मतलब बोल सकते हो कि ये इसमें जो फ्रिक्शन है अब वो कम लगेगा. ठीक है, ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन एविल टू. फ्रिक्शन क्या हमारा ईविल भी है ना, ईविल मतलब सोच सकते हो कि, तो यहाँ पर हम फ्रिक्शन को एविल भी कह सकते हैं. ठीक है, ईविल. कैन इट बियर्स आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रूज, वॉल बियरिंग और सोल्स ऑफ द शूज, ये फिगर में दिखाया गया है. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यू मस्ट हैव सीन worn out steps of foot over bridges at railway station. Friction can also be produce heat vigorously rub your palm together. अगर हम अपने हाथों को जो है वो रगड़ें तो उससे होगा क्या, अगर हम एक दूसरे अपने हाथों को जो है रब करेंगे तो क्या होगा, अपनी पाम्स को अपनी हथेलियों को अगर रब करेंगे तो हीट जनरेट होती है. टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स. हाउ डू यू फील वेन यू स्ट्राइक और मैच स्टिक, जब भी हम माचिस की तीली पर स्ट्राइक करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ही जल जाती है. ठीक है, अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैचेस द फायर. You might have observed that the jar of the mixer becomes hot when it is run. Jar of the mixer becomes hot when it is एक मिनट, it is run for few minutes. जब ये कुछ देर के लिए रन करता है तो क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है. You can cite various other examples in which friction produces heat. In fact, when a machine is operated, कोई मशीन जो है वो ऑपरेट होती है, आपने देखा होगा जो गाड़ियों की इंजन वगैरह होते हैं गर्म हो जाते हैं. हीट जनरेटेड causes much wastage of energy. We shall discuss the ways of minimizing friction in the following section. तो अब यहाँ पर जो है वो हम ये वाला जो सेक्शन है इसके आगे वाला, उसमें हम ये जानेंगे. अभी हमें फ्रिक्शन के बारे में पता चला कि फ्रिक्शन होता क्या है, वो ज़रूरी भी है. अब हम यहाँ से लेके जो आगे का पोर्शन है उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को हम कैसे इंक्रीज करें और कैसे रिड्यूस करें, क्योंकि हर सिचुएशन में फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए सही नहीं है. कहीं कहीं पे फ्रिक्शन हमें बहुत ज़रूरी है और कहीं कहीं पे फ्रिक्शन हमें नहीं होना चाहिए. ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो होना ही नहीं चाहिए. तो वहाँ पर जो है मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब उसको मिनिमाइज करें जिससे कि हमारा जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है वो कम से कम हो. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे. आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आयुमती की साइनिंग ऑफ.